हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे oocyte में चेंजेस के बारे में जब स्पर्म एंटर करता है उसके बाद। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि स्पर्म ड्रिलिंग एक्शन के थ्रू एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में। अब उस ड्रिलिंग एक्शन के बाद oocyte में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब आज हम एनालिसिस करेंगे। तो इसको हम डिस्कस करते हैं किस पॉइंट के अंदर, एक्टिवेशन ऑफ oocyte। एक्टिवेशन ऑफ oocyte किसकी वजह से होता है? जब स्पर्म ड्रिलिंग एक्शन के थ्रू अंदर एंटर होने लगता है। अब जैसे ही oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो वो कुछ रिस्पॉन्सेस शो करता है और एग के यानी oocyte के जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं उनको मिला के हम बोलते हैं गाइनोजेनेसिस। यानी कि स्पर्म के टच के बाद या उसके कांटेक्ट के बाद एग में या सेकेंडरी oocyte में जो भी चेंजेस होते हैं या वो जो भी रिस्पॉन्सेस शो करता है दैट इज नोन एज गाइनोजेनेसिस। तो ऑल रिस्पॉन्सेस ऑफ एग सेल शो after contact of sperm is known as गाइनोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोजेनेसिस। स्पर्म के सारे रिस्पॉन्सेस को हम मिला के बोलते हैं गाइनोजेनेसिस। अब हमने कहा कि ड्रिलिंग एक्शन के थ्रू वो एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो जोना पैलू जो आपका वाइटलाइन मेम्ब्रेन है वहाँ तक आ गया है और ये इसको हम बता रहे हैं कि वो जोना पैल्यूसिडा तक एंटर हो चुका है। जोना पैल्यूसिडा के बाद जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन और आपको कुछ बुक्स में ये ऊलेमा भी वर्ड मिलेगा, ऊलेमा। इसको कई लोग एग मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब स्पर्म जोना पैल्यूसिडा, ये लेयर है आपकी जोना पैल्यूसिडा, तो जोना पैल्यूसिडा को जब वो ड्रिलिंग एक्शन के थ्रू करते हुए अंदर एंटर हो रहा है तो उस एंटर करते समय वाइटलाइन मेम्ब्रेन उसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्शन कोन जनरेट करती है। यानी कि वहाँ पर एक रिसेप्शन कोन जनरेट करती है और यहाँ पर उस रिसेप्शन कोन को यानी कि ये इन्वेजिनेट पार्ट जो है आपका मेम्ब्रेन का, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पर, इसको हम ब्लैक से बता दे, ये ग्रीन ब्लू से ही बता देते हैं। तो ये जो ऊलेमा है या वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, जब स्पर्म के टच के बाद उसको रिसीव करने के लिए एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इट इज नोन एज द रिसेप्शन कोन। इसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्शन कोन कहते हैं। और ये रिसेप्शन कोन जो होता है इसे एक और नाम दिया जाता है, कई बुक्स में आपको मिलेगा फर्टिलाइजेशन कोन। इसको क्या नाम होता है? इसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन कोन। अब ये फर्टिलाइजेशन कोन स्पर्म को एंट्रेंस करने में हेल्प करता है एग सेल के अंदर। तो रिसेप्शन कोन क्या करेगा? उस स्पर्म को अंदर लेता हुआ चला जाएगा। तो स्पर्म की एंट्री एक तरह की क्या है? फैगोसाइटिक एक्शन। इसको हम बोल सकते हैं थ्रू द reception cone, through the reception cone sperm enter by phagocytic process। ये ध्यान रखना है, फैगोसाइटिक प्रोसेस। ये कौन सा है? फैगोसाइटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये स्पर्म एंटर करता है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है फैगोसाइटिक प्रोसेस का कि स्पर्म की एंट्री कौन सा प्रोसेस है। बच्चे समझते हैं पिनोसाइटोसिस, बच्चे समझ नहीं पाते। तो ये एक तरह का फैगोसाइटिक प्रोसेस है जो अगर आपको याद हो तो आपने अमीबा में स्यूडोपोडिया में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ये कहा कि इसके एग के सारे रिस्पॉन्सेस गाइनोजेनेसिस, इसे ये फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू एंटर करवाता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये स्पर्म
एंटर करने लगता है रिसेप्शन कोन के थ्रू, वैसे ही सेकेंडरी oocyte अंडरगो मियोसिस 2 का जो उसका मेटाफेज डिवीज़न जहाँ पर अटका पड़ा था, याद हो अगर आपको, तो हमने एग फॉर्मेशन यानी कि हमने सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन में कहा था कि मेटाफेज पर ये डिवीज़न रुक जाता है और ये डिवीज़न कब कंप्लीट होगा? आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, या इसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, यानी कि जैसे स्पर्म एंटर कर रहा है सेकेंडरी oocyte कंप्लीट इट्स meiotic 2 डिवीजन एंड ड्यूरिंग दिस सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट इनटू एग सेल और ओवम। एंड हमेशा ये ध्यान रखिए कोई भी डिवीजन कंप्लीट होता है तो 2 सेल फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो meiotic 2 डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो एक एग सेल फॉर्म होगी और एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है, एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है एंड द सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट, सेकेंड पोलर बॉडी कैसी हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है एंड द एग सेल इज द हैप्लॉइड, एग सेल इज द हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल है ये एक तरह का, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है वो आधे रह गए हैं, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं इट फॉर्म द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ये क्या बनाता है meiotic 2 से? ओवा सेल, जिसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई या फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte ने इतना काम कर दिया है कि जैसे ही स्पर्म एंटर कर रहा है उसे रिसेप्शन कोन के थ्रू रिसीव किया है, उसके बाद रिसेप्शन कोन के बाद उसने उसको अंदर लेते हुए फेगोसाइटिक रिएक्शन के थ्रू अपना वहाँ पर फेगोसाइटिक रिएक्शन के थ्रू उसने स्पर्म लिया और इसके साथ साथ उसने मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर लिया और अपना जो है एग सेल डेवलप कर लिया है और सेकेंड पोलर बॉडी भी फॉर्म किया है। सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है फाइनली डीजनरेट हो जाती है और उसका कोई भी फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं कि अभी oocyte पे ये जो चीज़ बनी है कि एक तो meiotic 2 कंप्लीट हो गया है, स्पर्म एंटर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द फेगोसाइटिक प्रोसेस, और अब एक और काम रह गया है। काम क्या रह गया है? अगर एक स्पर्म एंटर हो चुका है तो 2 या 2 से ज़्यादा स्पर्म एंटर नहीं होने चाहिए, मतलब एक स्पर्म एंटर हो चुका है तो अब सेकेंड स्पर्म को रोकने के लिए एक कॉर्टिकल रिएक्शन की जाती है, जिसे कौन परफॉर्म करता है? जिसे oocyte ही परफॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन बेसिकली पॉलीस्पर्मी को रोकने का तरीका है, टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, टू अवॉइड द सॉरी इसमें मैंने वो पहले लिख दिया, टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब स्पर्म एंटर होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इट इनिशिएट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ oocyte, ठीक है। स्पर्म की एंट्री के बाद oocyte की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनिशिएट होती है एंड दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस Ca+2 आयंस, Ca+2 आयंस रिलीज करती है। ये Ca+2 आयंस क्या करेगी? Ca+2 आयन इनिशिएट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अब ये सभी बोलते रहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, तो बेसिकली ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है क्या? दीज आर द गोल्जी बॉडी ऑफ oocyte। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है दीज आर द गोल्जी बॉडी ऑफ द oocyte। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो oocytes के गोल्जी अपैरेटस हैं। अब ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं? ऊलेमा के साथ फ्यूज हो जाती हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं
ये ऊलेमा के साथ फ्यूज होती हैं एंड दे रिलीजेस देयर सिक्रीशन in the perivitelline spaces and they fuse with ulema and releases their content in the perivitelline space. ये जो आपके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये ऊलेमा से फ्यूज हो गई हैं और ये अपना सिक्रेशन जो है ये आपका जोना पैल्यूसिडा, ये कौन सी है आपकी जोना पैल्यूसिडा, और ये है आपकी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या ऊलेमा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये वाला आपका क्या है पेरीवाइटेलाइन स्पेस, ये क्या है आपका पेरीवाइटेलाइन स्पेस, और यहाँ पर पेरीवाइटेलाइन स्पेस में ये अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती है। अब इसके सिक्रीशन रिलीज करने के बाद हुआ क्या, देन द कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब अपन ले लेते हैं देन द कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, अब कहाँ होती है और मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, ये सारी कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों हो रही है, हमने कहा पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए हो रही है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है कि जो जोना पैल्यूसिडा को जो डैमेजेस हुए हैं आफ्टर द एंट्री ड्यू टू द एंट्री ऑफ द स्पर्म की एंट्री के बाद जो जोना पैल्यूसिडा में जो डैमेजेस हुए हैं उनको ये सही से फिलअप करती है, यानी कि डैमेजेस को हील कर देती है। यानी कि जो छेद क्रिएट हुए थे स्पर्म के एंट्रेंस के बाद, तो जोना पैल्यूसिडा के जो छेद हैं उनको क्या करती है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू जोना पैल्यूसिडा में जो चीरफाड़ हुई थी स्पर्म के एंट्री के बाद उनको वापस से हील कर देती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हील द जोना पैल्यूसिडा रप्चर प्लेसेस या रप्चर साइट्स जहां से स्पर्म एंट्री हुआ था। ठीक है, ये सब हो क्यों रहा है, ये सब पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए हो रहा है। दूसरा, यहां पर जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पैल्यूसिडा के बीच में कुछ लिंक्स होते हैं और उन लिंक्स को ये ब्रेक कर देती है किसको, ये अगर अपन इसको बोले तो इसको आप इस तरीके से बनाइए, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये जो लिंक है जोना किसके बीच में, जोना पैल्यूसिडा और वाइटेलाइन स्पेसेस के बीच में, उन जोना पैल्यूसिडा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के स्पेसेस के बीच में जो कनेक्शन है उसको तोड़ देती है। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन जोना पैल्यूसिडा एंड ऊलेमा या वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, दोनों बात बराबर है। ठीक है, यहां पर इसके अलावा ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पर एक मेम्ब्रेन क्रिएट करती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन क्रिएट करती है जिसे बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी, एंट्रेंस को रोक देती है किसके लिए, ताकि अब नेक्स्ट स्पर्म एंटर ना कर सके। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्रिएट द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को ये बना देती हैं। अब इसके बाद एक और लास्ट जो है जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी रुकता है वो है कि यहाँ पर ऊलेमा की ये कह सकते हैं कि ऊलेमा के वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ये कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू ऊलेमा की यानी इट चेंजेस द पोटेंशियल डिफरेंस, इट चेंजेस द पोटेंशियल ऑफ ऊलेमा,
और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो स्पर्म है नेक्स्ट स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है कि हम कह सकते हैं चेंजेस द, या इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लें, ऊपर अच्छा सा स्पेस है, 4th पॉइंट में ऊपर लिखती हूँ यहाँ पर, चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चेंजेस द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि बिफोर द स्पर्म एंट्री इसका जो वो रहता है, क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। लेकिन आफ्टर द स्पर्म एंट्री ये हो जाता है +30 मिलीवोल्ट। और ये जो +30 मिलीवोल्ट हुआ है ये नेक्स्ट स्पर्म को एंटर नहीं होने देता। तो यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास जो गायनोजेनेसिस जो हमने कहा, ये सारे रिस्पॉन्सेस किसके हैं, उस साइड के हैं, जिसे हमने कंप्लीटली बोला था गायनोजेनेसिस, जिसमें रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन, जिसमें ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या है, गोल्जी बॉडी। तो ये जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के थ्रू पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है, और पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाई जाती है, जोना पेलुसिडा जो रप्चर हुई है उसको हील किया जाता है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है, जिससे नेक्स्ट स्पर्म एंटर नहीं हो सकता। अब यहां पर और क्या क्या हुआ कि जब स्पर्म एंटर हुआ, तब यहां स्पर्म जब एंटर करता है तो स्पर्म की, आई थिंक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रब कर दूंगी। चलिए, अब यहां पर जो स्पर्म है, स्पर्म एंटर करता है, और स्पर्म जब एंटर करता है तो उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो सारे के सारे डीजेनरेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम और लिख देते हैं, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म all the कह सकते हैं ऑर्गेनल्स, all the cell organelles of sperm degenerated by lysosome of oocyte, है ना, या एग सेल का जो लाइसोसोम है वो सारे की सारे डिजेनरेट कर देता है, एक्सेप्ट, मतलब क्या क्या बचा, न्यूक्लियस या मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये बचा था, ये दोनों बचे रहते हैं। यहां पर एक और बात गौर करने लायक है कि हमने मेल प्रोन्यूक्लियाई बोला है, और अभी थोड़ी देर पहले हम वहां पर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बोल के निपटे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोन्यूक्लियाई वर्ड है, मेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई क्या कहता है? प्रोन्यूक्लियाई मीन्स, स्पेलिंग गलत हो रही है, NUCLEI, हाँ, प्रोन्यूक्लियाई। एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही ये डिवीजन, फीमेल न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट करके अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और इधर स्पर्म जब एंटर करने लगता है, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजनरेट, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजनरेट, और वो फटाफट से फ्यूजन मोड पे आने लगते हैं। तो यहां पर अब हमें क्या पढ़ना है, अब ये क्या है, प्रोन्यूक्लियर क्यों कहा है? क्योंकि इनका न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोनों की, वो डीजनरेट होने लग गई है, और फटाफट से अब जो है फर्टिलाइजेशन मोड पे, यानी कि अब उनका एम्फीमिक्सिस प्रोसेस बचता है। तो फटाफट से अब हम स्टडी कर लेते हैं एम्फीमिक्सिस की। तो अब हम बात करते हैं एम्फीमिक्सिस के बारे में। हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के अंदर 3 स्टेप में कंप्लीशन होता है। सबसे पहले
किसका फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, जिसे हमने कहा था प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हमने कहा था कैरियोगैमी। एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, इसको हमने कहा था एम्फीमिक्सिस। क्या कहा था? एम्फीमिक्सिस। यहाँ पर इसको हमने बोल दिया था एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पर एम्फीमिक्सिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्रोमोसोम फ्यूज होंगे। सबसे पहले जो दोनों न्यूक्लियस हैं, अब यहाँ पर स्पर्म एंटर कर चुका है, तो स्पर्म को हम इस तरीके से या दूसरे कलर से बना देते हैं। स्पर्म को भी हम स्ट्रक्चरली इसी तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि अभी दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल जो है क्या हो रहे हैं, ये तो सेल है ना, और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। एक मिनट, इसको है ना सेल को इस तरीके से बनाते हैं तो हमें बेटर एक सिस्टम समझ में आएगा कि स्पर्म एंटर कर चुका है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म की सारी चीज़ें डीजनरेट हो गई हैं, सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। और क्या बचा है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियो। तो न्यूक्लियस उसका हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो oocyte का न्यूक्लियस है वो ब्लैक कलर, हाँ ये oocyte का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। तो यहाँ पर ये मैंने कहा है मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये है आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये दोनों जो प्रोन्यूक्लियाई हैं, इनके अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। हमें पता है हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स हैं। तो अब ये फटाफट से ये जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज होंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियोगैमी प्रोसेस, एंड दोनों के क्रोमोसोम मिक्स होंगे और क्रोमोसोम कम्स ऑन द अपन पढ़ क्या रहे हैं? एम्फीमिक्सिस। हम टॉपिक तो डाल लें, एम्फीमिक्सिस, है ना। तो क्रोमोसोम comes on the equatorial plate, both side chromosomes आएंगे, both side chromosomes arrange on the equatorial plate, arrange on the equatorial plate and fuse, so form diploid zygote। ये क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड, यानी 2n जायगोट फॉर्म हो जाएगा, डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डिप्लॉइड जायगोट में अब हमने यहाँ से ये कर दिया, ये आपका एक ये है, अब ये इसके अंदर का न्यूक्लियस, सेल के अंदर का न्यूक्लियस अपन रेड कलर से बना देते हैं। दोनों का फ्यूजन हो चुका है और ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका जायगोट जो कि 2n है, डिप्लॉइड है। अब यहाँ पर ये जो जायगोट है इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कौन करेगा? आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्यों? क्योंकि जायगोट को अब मल्टीपल, जायगोट क्या है? यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, ये ध्यान रखिएगा। जायगोट क्या है? यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ है? एम्पुला रीजन पे, ये ध्यान रखिएगा, एम्पुला रीजन पे, मोर प्रिसाइसली एम्पुला स्थमिक जोन, एम्पुला स्थमिक साइट इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जायगोट यूनिसेलुलर एम्ब्रियो बना लेगा, और मतलब जायगोट क्यों है? यूनिसेलुलर एम्ब्रियो ही कहा जाता है। तो जायगोट के अंदर अब उसको मल्टी सेलुलर भी तो बनना है, तो उसके अंदर डिवीजन कौन स्टार्ट कराएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसको मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। तो ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड इट स्टार्ट द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, इट स्टार्ट्स फर्स्ट क्लीवेज
डिवीजन इन डिप्लॉयड जायगोट, इन डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो यहाँ तक हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड जायगोट यूनिसेलुलर एम्ब्रियो बना है वो कहाँ इम्प्लांट होगा, उसमें कैसे मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये स्टेजेस आएंगी, कैसे वो इम्प्लांट होगा, कैसे उसका इन फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।